Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel. Watch to lead. A visit to a small planet is the topic of your today's video. We have done the whole text thoroughly. I have given you word meanings also, some important, very important information regarding your play, the whole background scenario, किसने लिखा, कब लिखा, किस मकसद के लिए लिखा गया, सारी चीज़ें इन माई फर्स्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. अगर आप उसको देख लेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आंसर योर सेल्फ. नॉट ओनली द क्वेश्चन आंसर सेक्शन, ये सारे भी बच्चे आप खुद कर लेंगे. आपको पता है ना, आई ऑलवेज डिस्करेज रूट लर्निंग. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आप रट्टा मारें. आपने यू जस्ट हैव टू नीड एन आइडिया. आप आइडिया लें, देन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, have some vocabulary in hand, then you'll be able to attempt any kind of question, no matter what comes in your exam. जो भी आ जाए आप खुद ही कर सकते हैं. आपने सिर्फ वीडियोस को ध्यान से देखना है बेटे. जहाँ ना समझ आए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने आंसर्स खुद लिखिएगा. आइडिया ले लें यहाँ से, फिर खुद बनाएं जो आपको समझ आती है बेटे. जितना भी लिटरेचर है ना, इट रिक्वायर्स योर इंटरप्रिटेशन. आपको क्या समझ आया है वो ये पूछते हैं. वो ये नहीं पूछते कि आप फ़लाँ या एकेडमी के फ़लाँ कॉलेज के फ़लाँ टीचर के नोट्स लिखें. आपने अपनी ओपिनियन, योर ओपिनियन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रादर आपको वो पूछते हैं. तो आपने जो आपको समझ आता है वो आपने देना. और इट्स नॉट अ मैथमेटिक वेयर प्रिसीजन इज़ डस मैटर. इसके अंदर आपकी अगर इंटरप्रिटेशन कुछ और है, मेरी और है, किसी और की और है, तो एवरी वन इज़ ऑल राइट. नथिंग रॉन्ग विद इट. आपको भी जो लग रहा है वो सही है, मुझे जो लग रहा है वो मेरी ओपिनियन भी ठीक होगी, दूसरे की भी ओपिनियन ठीक होगी. क्योंकि ये आपका अंदाज़ा है. आपको जो पढ़ के समझ आया आपने वो बताना है. यू गॉट माई पॉइंट. ओके, लेट्स गेट इनटू इट नाउ. एक्सरसाइज 1 में क्या करना है बेटे, वर्ड मीनिंग्स है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स. देन उसके बाद यू हैव टू मेक योर सेंटेंसेस. ऑलराइट, इम्प्रॉम्प्टू इज़ द फर्स्ट वर्ड हियर. इसका क्या मतलब है बेटे, अनरिहर्स्ड, विदाउट प्रेपरेशन. कोई ऐसी चीज़ जो आप तैयारी के बगैर करते हैं. सडनली ही वॉज कॉल्ड अपॉन द स्टेज, सो ही डिलीवर्ड एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच. उसको अचानक स्टेज पे बुलाया गया था, इसलिए उसने एक बग़ैर तैयारी के आके बोला. एक स्पीच उसने डिलीवर की, तकरीर की, जो तैयारी के साथ नहीं की गई थी, अनरिहर्स्ड थी, इम्प्रॉम्प्टू थी. ऑलराइट, द नेक्स्ट वर्ड इज़ ल्यूनाटिक. अ पर्सन हु हैज़ मेंटल इलनेस. ऐसा आदमी जो थोड़ा मेंटली सिक होता है. ही बीइंग lunatic was creating chaos among people by delivering incendiary speech. वो चूँकि दिमागी तौर पे थोड़ा खपती है, तो अपनी तकरीर के ज़रिए ऐसी तकरीर डिलीवर कर रहा था जिससे लोगों के दरमियान chaos फैल रहा था, लोगों में बेचैनी पाई जाती थी. ब्लेजिंग incendiary speech means बेटे इस तरह पैदा हुआ लोगों के बीच. ब्लेजिंग मीन्स blinding, glary, bright, बहुत ज़्यादा चमक. In cold winters, people used to sit around blazing bonfire under the sky. सर्दियों में क्या होता था, हम आग जलाते थे, बहुत रोशन आग, और उसके इर्द गिर्द खुले आसमान के नीचे बैठते थे. Alright, giddy means बेटे overwhelming with pleasure or enthusiastic or ecstatic. एक्सटेसी होता है ना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस की स्टेट. तो बहुत ज़्यादा खुशी का बायस होना कोई चीज़ आपके लिए. आफ्टर रिसीविंग कैश प्राइज फ्रॉम द प्रिंसिपल आई वॉज गिरी विद एक्साइटमेंट. जब मुझे प्रिंसिपल साहब की तरफ से कैश प्राइज़ मिला तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. रिकनाइटरिंग इज़ द नेक्स्ट वर्ड्स. इसका मतलब है बेटे सर्वे और इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन समथिंग. जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है, इट इज़ एवरीबडी नोज अबाउट इट. GP means group pilot Captain Abhinandan was sent to Pakistan for reconnoitering. आपको पता है ना, this particular event would be the part of Pakistan Indo-Pak history. In fact, कभी नहीं भूलेगा किसी को भी. अभिनंदन जो ग्रुप कैप्टन था, उसको पाकिस्तान क्यों भेजा गया था, रिकनाइटरिंग के लिए, एक छोटे से सर्वे करने के लिए कि वो जाके फिर अपने मुल्क में पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन दे. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्पोजिशन, मीन्स ट्रीटमेंट और नेचर. ही हैज़ अ डिस्पोजिशन टुवर्ड्स ड्रग्स सिंस ही हैज़ स्टार्टेड स्मोकिंग. उसने बहुत जल्दी स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, इसलिए उसके अंदर एक रुझान है ड्रग्स की तरफ जाने का. वो जल्दी एडिक्शन ले लेगा.
टेम्परामेंट है उसका इस तरफ. देन अगेन प्रिमिटिव मीन्स एंशियंट और प्री हिस्टोरिक. बहुत दफ़ा ये वर्ड यूज़ हुआ है. क्रिटन ने हम लोगों को कहा है इंसानों के बारे में कि प्रिमिटिव हैं ये, जो ह्यूमन सोसाइटी है इट्स प्रिमिटिव. In primitive societies, food, shelter, and love were the only needs of people. पुराने ज़माने में जो primitive society थी, जब civilization just start हो रही थी, उस वक्त food, shelter and love means family bonding, family बनाना. बस ये इतनी सी लोगों की ख्वाहिशात होती थी. जैसे आज हमारी लाइफ लग्जरी है, comfortable है, sophisticated life है, ऐसा कुछ भी नहीं था. simple life. ये तीन basic needs थी उनकी. alright, then seed means boil, simmer or rise. simmer का मतलब जैसे हम एग बॉयल करते हैं हम, या फिर हम जब पानी गर्म करते हैं चाय के लिए, आपको पता है ना पानी उबलने लगता है, थोड़ा सा उसमें बबल बनने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिमरिंग वाटर. तो उस मतलब let me make a sentence first, then I'll explain it to you. What does I mean? What do I mean in fact? Okay, when I refused to give him money, he seethed with rage. जब मैंने उसको पैसे देने से मना कर दिया तो वो उसके दिल में मेरे लिए बहुत नफ़रत अंगेज़ जज्बा पैदा हुआ. यानी वो बहुत ज़्यादा उसके दिल में बहुत गुस्सा, इस्तिराब पैदा हुआ. अंक्चुअस मीन्स बेटे बिहेवियर एक्सप्रेसेस टू मच प्रेज. आपका ऐसा एटीट्यूड जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ आपको पसंद है कि लोग आपके बारे में हर वक्त तारीफ़ करते रहा. आई डिसअप्रूव्ड हिज प्रपोजल बिकॉज ही इज़ एन अंक्चुअस क्रेज़ी मैन. मैंने उसका प्रपोज़ल इसलिए रिजेक्ट किया, कबूल नहीं किया कि वो क्रेज़ी मैन है, अंक्चुअस क्रेज़ी मैन है, तारीफ़ें करवाना उसको पसंद है. फिजेट्स मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग रेस्टलेस. जैसे बच्चे होते हैं ना, बैठते हैं तो वो अपनी टांगें मुसलसल हिलाते हैं, हम फिर उनको टोकते हैं, हम कहते हैं डोंट मूव योर लेग्स, जस्ट स्टे काम. हम कहते हैं ना बच्चों को अक्सर, आराम से बैठ जाओ. ही विल रिमेन फिजिटिंग अराउंड यू, इट्स बेटर टू आस्क हिज क्वेरीज. वो आपके इर्द गिर्द घूमता ही रहेगा जब तक, तो फिर बेहतर ये है कि आप उसको पूछ लें कि उसको क्या मसला है. सॉलिड मीन्स बेटे फिल्थी और करप्ट, अ पर्सन और सिचुएशन और इमोरल. I want you to stop spreading. I want you to stop spreading these sordid stories of your lost love or wealth or property. मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ कि तुम्हें आउटकम्स भुगतना पड़ेंगे. तुम अपनी ये जो सॉलिड स्टोरीज़ हैं, जो आई मीन के नॉट इंटरेस्टेड, बहुत ख़राब, झूठ मूठ और बहुत करप्ट स्टोरीज़ हैं अपने लॉस्ट लव की या फिर अपनी वेल्थ की, वो सुनाना बंद कर दो. राइट, देन रेजोनेंट इज़ द नेक्स्ट वर्ड. क्लियर लाउड साउंड, इसका मतलब है बहुत अच्छी साफ गूंजदार आवाज़. ही इज़ चार्मिंग पर्सनालिटी एंड रेजोनेंट साउंड वर्दी ऑफ अ कमेंटेटर और कंपेयर. उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शख्सियत का मालिक है वो. और दूसरा ये कि उसकी आवाज़ बहुत जानदार है, जो कंपेयर बनने के लिए टेलीविज़न का या रेडियो का या कमेंटेटर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. ऑलराइट, एक्सरसाइज 2. Fill the blanks है बेटे. The play, first one, the play takes place in a small suburb in Maryland. Suburb means जो मज़ाफ़ाती एरिया होता है, outer belt of किसी शहर का बाहर का इलाका जो है. मैरीलैंड, वो कौन सा suburb था? मैरीलैंड का. Spelling number 2, स्पेलिंग डैश फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस. डिनाइज, वो हमेशा डिनाई करता आया है, डाउट्स नहीं था उसको उसके बारे में, वो डिनाई कर रहा था कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं है, और जो कह रहे हैं वो ल्यूनाटिक हैं. सही, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन. थर्ड इज़ स्पेलिंग क्रिटिसाइजेस जॉन फॉर ग्रोइंग वॉलनट्स. पीनट्स के लिए नहीं है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो पीनट्स जो कह रहा था वो तो बाय मिस्टेक कह रहा था. एंड एलन वाज ऑलवेज देयर टू करेक्ट हिम कि डैडी ही वाज ग्रोइंग he is growing English walnuts, not peanuts. याद है ना? तो B is the right option. Number 4, Crichton appears to be in his 40s. उसकी एज कितनी थी? अपनी 40s में था, 40 प्लस था वो. The fifth one is the impression of Crichton on seeing the inside of house was delighted. उसको घर के अंदर देखना इम्प्रेशन जो था उसको डिलाइटेड था, बहुत अच्छा लगा उसको. द स्पेसशिप लैंडेड इन मिसेस स्पेल्डिंग्स. कहाँ लैंड किया उसने? उसके रोज़ गार्डन में. नंबर 7, क्रिटन said that the earth
men were his hobby. उसने बताया था he is a hobbyist. जब उसने कहा था तो फिर उसने कहा था कि मैं उसने ये शेयर किया था कि वो he's been learning about the earth since long. फिर उसने थोड़ा बताया भी कि इसके ये हैं इतने इसके चांद हैं और ये कॉन्टिनेंट्स हैं 5 कहा था उसने. और तो फिर उससे वो ये साबित करना चाहता था कि वो बहुत इंटरेस्टेड है ज़मीन के बारे में और ज़मीन पे रहने वाले लोगों के बारे में. Alright, number 8. Crichton mistakenly thought that he had come to Earth in 19th century. बेटे हमें पता है ना कि 1860 का उसने वो डेट लिखी थी उसमें, तो 1860 मीन 19th century. अगर ये 1960 होता तो फिर ये 20th century होता. 19th century is the right option. Number 9. The first person who arrived to investigate the spaceship was General Power था वो. Number 10. Crichton said people on his planet did not die. उसने ये कहा था वो they become immortal on the basis of their scientific development. उन्होंने कहा हमने इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है हमारी कि अब हम इमॉर्टल हो गए हैं, हमने जो मौत है उसको शिकस्त दे दी है. Number 11. Crichton's spaceship was dash shape. Alright, elliptical shape थी उसकी. Okay, number 12 is John could not use the telephone because Power declared martial law. उसने कहा था आपका जो घर है it is under martial law, so nobody can move. Number 13. General Power was thinking about his promotion. वो क्या सोच रहा था अपने promotion के बारे में. Number 14. According to Cretan, civilization is just at the beginning. उसने कहा था बहुत primitive लोग हैं अभी और यहाँ पर तो civilization अभी शुरू हो रही है. Alright. Number 15. The elements of science fiction in this passage are most pronounced in Cretan's supernatural abilities. Okay, आपको पता है ना कि ये scientific fiction है, हो सकता है ये कभी true भी हो जाए. बहुत सारी scientific advancement जो अब हो चुकी है वो कभी in past years it has been a scientific fiction. तो ये जो writers होते हैं ना visionary people होते हैं, बहुत far-sighted people, they do have they sense कह लो कि वो sense कर लेते हैं जो फ्यूचर कमिंग इवेंट्स होते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशंस, मौजूदा हालात की वजह से ही कि इतनी तरक्की अब हो गई तो आगे इतनी होगी. और आपको पता है हम जो एशिया के लोग हैं इन पर्टिकुलर हम तो 50 years बिहाइंड दैन यूरोप, बहुत पीछे हैं हम उनसे, 50 साल आगे हैं वो हमसे. तो इसके अंदर जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो कौन से कैरेक्टर में नज़र आती है. मॉडर्निज्म जो है वो क्रिटन के सुपरनेचुरल एबिलिटीज़ में, उसकी सुपरनेचुरल एबिलिटीज़ कौन सी हैं बेटे. जैसे हम देखते हैं ना ही वॉज अ माइंड रीडर. उसने कहा मैं माइंड रीडर नहीं हूँ बल्कि आई कैन हेयर द साउंड्स तो ऑफ द थॉट्स ऑफ पीपल व्हाटएवर दे थिंक ही कैन हेयर द साउंड. तो उसने कहा जो भी आप सोचते हैं मैं उसको सुन लेता हूँ. तो ये उसकी सुपरनेचुरल एबिलिटी है. उसके अलावा वो फिर स्पेसशिप में आके ऊपर से लैंड किया, उसने इनविजिबल वॉल बना दी अपनी उसके स्पेसशिप के अराउंड. ये सारी की सारी क्वालिटीज़ क्या है उसका सुपरनेचुरलिज्म है. तो ये उसके कैरेक्टर में हमें नज़र आता है साइंस फिक्शन का जो भी एलिमेंट है. Alright. Number 16. Crichton placed an invisible wall around his spaceship because the army was going to take it apart. क्योंकि उसकी जो फौज थी वहाँ की वो उसको खोलने जा रहे थे, उसको रीअसेंबल करने जा रहे थे, उसको तोड़ने जा रहे थे उसकी स्पेसशिप को. तो उसने कहा कि मैं इसको इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज स्पेसशिप ही जस्ट ड्रॉ एन इनविजिबल वॉल अराउंड इट. ऑलराइट. Number 17 question is Power accused Crichton of coming to earth. उसने उसको क्यों बुरा कहा था. to reconnoitering before an invasion, इसलिए कि उसको ये लग रहा था कि इन्होंने हमारी दुनिया के ऊपर आके कब्ज़ा करना है और ये बस इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने आया है कि हम किस तरह के लोग हैं और ये इनको यानी हमारे ऊपर कब्ज़ा करने के लिए कोई मुश्किलात तो नहीं होंगी, आसानी से हमारे ऊपर हावी आ जाएंगे ये. Alright. Number 18. Crichton said John's thought about Ellen were purple. उसने कहा कि इसकी थॉट्स किस तरह बेटी जो पर्पल है ना इट्स a symbol of romanticism. इसलिए उसने कहा कि वो उसकी पर्पल थॉट्स, ये आपको पता ना दे बोथ वर टू मैरी तो देन. Number 19. Crichton considers human civilization as primitive. उसने कहा था आप बहुत पुराने लोग हैं अभी. Crichton intends to take a charge of the world. वो पूरी दुनिया का चार्ज लेना चाहता था, पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहता था. ओके. एक्सरसाइज 3 में क्या है बेटे, कॉलम ए में जो डायलॉग है
اور کالم بی کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ وہ ہو ہیز اسپوکن دیز ڈائلیکٹس اینڈ ٹو ہوم اینڈ یو نو ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ، کس بارے میں بات کر رہے تھے، کس سے بات کر رہے تھے. جیسے فرسٹ ایگزامپل دا بک ہیز ڈن فار یو. فیئر انف آل رائٹ آئی اسٹے آن فار وائل. یہ کرٹن نے کہا کس کو، دس اسٹیٹمنٹ اور ڈائلاگ از اے سیڈ ٹو اسپالنگ وین اسپالنگ انٹروڈیوسڈ ہم ٹو اسٹے بیکاز آف جنرل پاورز انٹرویو. جب اس نے اس کو کہا تھا کہ آپ یہاں اسٹے کریں کیونکہ جنرل پاور نے اس کو انٹرویو لینا تھا، اس وقت اس نے یہ الفاظ بولے تھے. آپ کو ہی ہیز نو گیٹ اپ اینڈ گو اس کو بتانا ہے. یہ اسپالڈنگ نے بولا تھا، کس کو بولا تھا، when Mr. Spalding and Alan, they both were having interaction. They were talking about John and he criticizes him being lazy. وہ اس کو کہتا تھا کہ وہ سلیکر ہے، وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا، نہ کبھی کرے گا. alright the next one is I'm a hobbyist I love to get about. میں یہ کس نے کہا تھا، یہ کرٹن نے. اور کب کہا تھا، ٹو جنرل پاور، اس نے اس کو بولا تھا جنرل پاور کو when he asked him the purpose of his visit to the earth. جب جنرل پاور نے کرٹن کو پوچھا تھا کہ وہ یہاں پر زمین پر کیا کرنے کے لیے آیا ہے، then he replied him I'm a hobbyist and I love to get about. تب اس نے کہا تھا. The next one is but I prefer the ones made of metal, the ones you used to wear with the feather on top. یہ بیٹے یونیفارم کے بارے میں بات کر رہا تھا. کرٹن has spoken this dialogue to general power when they were talking about American military uniform جو کہ پرانا تھا، ابھی وہ چینج ہو گیا تھا. alright poor fragile butterflies such as little moments in the sun. یہ کس نے کہا تھا، کرٹن نے. کس کو کہا تھا when he was speaking with general power to making him feel low. جب اس کو نیچا دکھانا چاہتا تھا اور اس کو بتا رہا تھا کہ وہ the human beings do die being primitive. آپ لوگوں نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ آپ امورٹل ہو جائیں. ہم بہت ایڈوانسڈ ہیں ٹیکنیکلی. ہم نے تو موت کو اپنے شکست دے دی ہے. آن دا کنٹری اس کے برعکس his people being scientifically advanced and sophisticated have become immortal. اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ تو جیسے poor fragile butterflies ہوتی ہیں نا، بہت نازک ہوتی ہیں، بہت sensitive ہوتی ہیں. if you touch their wings they left the color on their finger, your fingers I mean. آپ ان کو پکڑتے ہیں تو اتنی نازک ہوتی ہیں کہ وہ مرجھا جاتی ہیں اور ان کے پروں کا کلر بھی اتر کے آپ کی انگلیوں پہ آ جاتا ہے. تو اس نے اس کو ریزیبل کیا انسانوں کو، ہم اس کے ساتھ بٹرفلائز کے ساتھ، کہ آپ اتنے فریجائل، اتنے نازک ہیں آپ کہ جیسے تتلیاں مرجھا جاتی ہیں آپ لوگ مرجھا جاتے ہیں اس طرح. تو ہم جو ہے ہم امورٹل ہو گئے، ہم نے موت کو بھی شکست دے دی ہے. I like the next one. I like his whiskers. They're so very comforting. کس نے کہا تھا، مسز اسپالڈنگ نے. کس کے بارے میں، to her husband when she was talking to her husband when she asked him about Cretan's night stay at her house to prepare a bedroom for him. جب اس کو پوچھ رہی تھی کہ اگر یہ رہنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بیڈ روم تیار کر دوں، اس وقت وہ اس کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. تو تب اس نے کہا تھا کہ اس کو اس کے وسکرز پسند ہیں. اور that was the end of exercise 3. now exercise 4. اس میں آپ نے کیا بیٹے کرنا ہے، you need to just arrange the sentences orderly. پراپر آرڈر کے ساتھ اس کو لکھ دینا ہے. میں آرڈر میں ہی اس کو پڑھوں گی. نمبر 1 پہ آتا ہے سینٹینس Spalding, یہ 7 والا. Spalding makes a broadcast and denies any spaceship landing on the earth. یہ دیکھو یہ fill in the blanks میں بھی تھا نا، اس نے کہا تھا کہ کوئی اسپیس شپ لینڈ نہیں کر رہی اس کے اوپر. alright وہ انکار کرتا آیا تھا اس کا اسپیس شپ کا. نمبر 2 is John stops a John spots a spaceship. اس نے اسپیس شپ کو دیکھا تھا. نمبر 3 پر آئے گا Cretan arrives on the earth. وہ زمین پر لینڈ کر لیا، اس نے اتر آیا تھا، اس میں سے اپنی اسپیس شپ سے باہر آ گیا تھا. نمبر 4 جنرل پاور comes with his aid. وہ اس اپنے ہیلپر کے ساتھ آتا ہے، اپیئر ہوتا ہے. نمبر 5 is aid stops Spalding from making a call. اس کو روکتا ہے کہ آپ کال نہیں کر سکتے. alright number 6 is General Power and Cretan have a conversation in the study. وہ اسٹڈی روم میں بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں. نمبر 7 here Cretan reads the mind of General Power. وہ پڑھ لیتا ہے اس کے دماغ کے اندر کہ وہ کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں، وہ کس بارے میں in fact he was thinking about. نمبر 8 is
Creighton reads the mind of John and Alan. जब उसने कहा था purple thoughts, उस वक्त की बात है. Number 9 is here. Creighton announces to take over the world. वो बताता है कि मैं तो दुनिया पे कब्जा करने वाला हूँ. Number 10, the last one, general power orders to grab Creighton. जब उसको कहता है अपने उसको I mean subordinate को, aide को, कि इसको पकड़ लो. Exercise 6. Read the text and answer the following questions. What is ironic about Spalding's broadcast at the beginning of the play? प्ले जब शुरू होता है तो स्पेलिंग के ब्रॉडकास्ट के बारे में आयरॉनिक क्या चीज़ है उसके अंदर. बेटे सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आयरनी इज़. तो मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी और टेक्स्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया है जहाँ जहाँ पर आयरनी है. एक दफ़ा सारा टेस्ट आपको दिखा दूंगी ताकि आप उसको पहचान जाएं कि ये वाले सेंटेंसेस में आयरनी है, और इसकी टाइप्स भी बता देती हूँ. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा बच्चे लैपटॉप ख़राब हो गया था तो मैं टाइप नहीं कर पाई हूँ. अभी हैंड रिटन में है, तो जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो फिर मैं आपको टाइप करके इंशाल्लाह PDF कर दूँगी वेरी सून इंशाल्लाह. ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक व्हाट आयरनी इज़. आयरनी बेटे फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस है. आयरनी इज़ अ लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच इन विच मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज़ डिफरेंट, यूजुअली ऑपोजिट होते हैं. जो वो कहना चाह रहा है या वो कहता है, जो वो कहता है उसका वो मकसद नहीं होता, वो इन हिडन मीनिंग्स होते हैं और यूजुअली ऑपोजिट होते हैं फ्रॉम व्हाट ही इज़ बीन सेड. जो वो कहता है उसका वो मीन नहीं होता, मतलब वो नहीं होता, कुछ और होता है जो छुपा हुआ होता है. अब आपको ये पहचानना होता है कि वो वाकई वो सही कह रहा है या वो आयरॉनिकल वे में कह रहा है. मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी. एक वर्बल आयरनी होती है, एक सिचुएशनल है और एक ड्रामेटिक है. बेटे वर्बल आयरनी देख लीजिए पहले क्या है. इट इज़ व्हेन यू से समथिंग डिफरेंट दैन व्हाट यू मीन. ये वो है जब आप कहते कुछ और हैं लेकिन आपका मतलब कुछ और है. दिस इज़ डन इंटेंशनली बाय द स्पीकर, और आप जानबूझकर ऐसे करते हैं. ऑफन और ऑफ्टन with the hope that the reader or listener recognizes the presence of irony. Okay, often with the hope that the reader, okay, आपका जो स्टेटमेंट है या आपका जो कोई भी कैरेक्टर है आपके प्ले के अंदर या नॉवल के अंदर या किसी भी फिक्शनल स्टोरी के अंदर, जो कैरेक्टर वो अल्फाज बोलता है उसका मतलब वो नहीं है जो वो बोल रहा है, बल्कि उसका मतलब उसका बिल्कुल ऑपोजिट है. और ये आयरनी होती किसके लिए है? आपके रीडर को बताने के लिए कि उसका मतलब क्या है. या अगर आप कोई ड्रामा देख रहे हैं उसमें आयरनी का कोई डायलॉग है तो वो लिसनर के लिए होता है, जो उसका स्पेक्टेटर है, जो उसका व्यूअर है, उसको देखने वाला, उसके लिए होती है, उसको मैसेज कन्वे करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल, आई लव द वे यू टच माई हेयर. इट्स जस्ट अ सिंपल सेंटेंस, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट. कुछ भी नहीं ना. आई लव द वे यू टच माई हेयर, जैसे आप मेरे बालों को छूते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है. आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट आयरॉनिक है? टेक्स्ट विल टेल यू. टेक्स्ट से पता चलेगा. आपको पता चलेगा कि उसको उसके बालों को छूना हरगिज़ पसंद नहीं है, लेकिन उसने जब छुआ तो उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे बाल छूते हैं. असल में उसको अच्छा नहीं लग रहा होता. तो ये जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, स्टोरी को पीछे से शुरू से जानते हैं, सिनेरियो पता होता है, बैकग्राउंड पता होता है, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट इज़ द आयरॉनिक वन. कॉन्टेक्स्ट विल टेल यू अबाउट इट. आगे सिचुएशनल आयरनी, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ओके, सिचुएशनल आयरनी क्या होती है? इसको आयरनी ऑफ सर्कमस्टांस भी कहते हैं. इसमें क्या है बेटे? इट इज़ ऑल अबाउट द गैप बिटवीन आर एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी. यानी हम समझते कुछ है और फिर निकलता कुछ है. जैसे क्रिएटर ने भी कहा विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट. वो विजिट पर आया है लेकिन उसने किया क्या? वहाँ पे वो कब्जा करके बैठ गया. वेरी आयरॉनिकल. आप समझ रहे थे कि वाकई वो विज़िट के लिए आया है, लेकिन वो विज़िट के लिए नहीं आया था, वो तो उसको इन्वेड करने आया था, हमारी दुनिया पे कब्जा करने आया था. इट इज़ ऑल अराउंड अस, हमारे हर तरफ है. कौन सी आयरनी? सिचुएशनल आयरनी. हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, होता कुछ और है. बेटे ज़िंदगी ही इस तरह है. हम लाइफ इज़ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग. हमें नहीं पता व्हाट्स गोना बी हैपन नेक्स्ट, इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या हो जाए. तो हमें ये है सिचुएशनल आयरनी. एक्सक्यूज मी. It is all around us. Writers employ it for various effects such as, इसको ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं राइटर. किस लिए? क्रिएटिंग अ सरप्राइज ट्विस्ट, आपको सरप्राइज ट्विस्ट देने के लिए, या फिर कम्युनिकेट करने के लिए कोई मैसेज, या मॉरल लेसन कन्वे करने के लिए. किसको इस्तेमाल करते हैं? ये इस लिटरेरी डिवाइस को, जिसको हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं.
Alright, character doesn't know, only we as a reader know or spectator knows. जब आप ड्रामा देखते हैं तो आपको पता होता है कि सिचुएशन में अब ड्रामे में आगे क्या होने वाला है. जो कैरेक्टर्स हैं उसमें इन्वॉल्व उनको बिल्कुल नहीं पता. इसी तरह जो बुक पढ़ने वाला रीडर है उसको पता चल जाता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसके लिए राइटर एक्सपोज कर देता है ना रीडर के लिए और स्पेक्टेटर के लिए, व्यूअर के लिए, देखने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए उसको बता देता है. लेकिन जो कैरेक्टर इन्वॉल्व है उसको कुछ नहीं पता. फॉर एग्जांपल रोमियो जूलियट शेक्सपियर का फेमस ट्रेजेडी है, तो उसमें जूलियट मरी नहीं होती. हमें एज एन ऑडियंस हमें पता है, रीडर के तौर पर हमें पता है जूलियट जिंदा है, लेकिन रोमियो को लगता है वो मर गई है. तो वो रोमियो भी he killed himself thinking that जूलियट हैज़ बिन डाइड, जबकि वो जिंदा थी. तो उसको नहीं पता. ये कौन सी आयरनी है? सिचुएशनल आयरनी, जिसमें कैरेक्टर के पास नॉलेज नहीं है. एज अ रीडर और एज एन ऑडियंस हमारे पास इंफॉर्मेशन है. यू गॉट इट नाउ? आई थिंक योर कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी वुड बी क्लियर एनफ. आपको समझ आ गई होगी आपको क्या बताना चाह रही हूँ. देन ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ पहले. इट्स सो ब्यूटिफुल आई कुड जस्ट डाई. इतना खूबसूरत मैंने सीन देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा. डू यू रिमेंबर द लाइन? इट्स अ वेरी फेमस लाइन. आपको पता है ना किस में थी? मूवी टाइटैनिक. जो इसकी हीरोइन थी उसकी ये लाइन है. जब वो शिप के डेक पे खड़ी थी तब उसने कहा था इट्स सो ब्यूटीफुल आई कुड जस्ट डाई. इतना खूबसूरत मंजर और नज़ारा है, मैंने वो एक्सपीरियंस कर लिया अपनी लाइफ का, बहुत रोमांटिक. तो अब इसके बाद तो मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा. अब देखो, इट अकर्स व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग दैट द कैरेक्टर डजंट. कैरेक्टर को नहीं पता इस बारे में, हमें पता है. की डिफरेंस क्या है इन दोनों में? उसमें भी ये चीज़ थी, इसमें भी ये चीज़ है कि कैरेक्टर को नहीं पता, हमें पता है. ऑलराइट, फ़र्क ये है कि व्हेन द ट्रूथ इज़ रिवील्ड टू द रीडर, हाँ, कि रीडर को जब रीडर को इसके बारे में बताया जाता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है हकीकत के बारे में. इफ़ द रीडर इज़ लर्निंग द ट्रूथ अलॉन्ग साइड द कैरेक्टर, इट इज़ सिचुएशनल. यानी कैरेक्टर को और रीडर को दोनों को सेम टाइम पे पता चल रहा है किसी सच के बारे में, किसी राज के बारे में, किसी सीक्रेट के बारे में, तो वो सिचुएशनल आयरनी है. वो दोनों सेम टाइम पे जान जाते हैं. इफ़ द रीडर लर्न्स द ट्रूथ बिफोर द कैरेक्टर, इट इज़ ड्रामेटिक आयरनी. अगर रीडर को पहले पता है, कैरेक्टर को बाद में पता चलता है, तो ये ड्रामेटिक आयरनी है. अब ये तीनों किस्म की आयरनी आपके प्ले में इन्वॉल्व है, फुल ऑफ आयरनी है. अभी मैं आपको एक दफ़ा टेक्स्ट दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ कहाँ पर आयरनी है. फ्रॉम द सीन 1, इट विल जस्ट टेक अ फ्यू मोमेंट ऑफ योर्स. यहाँ से शुरू हो गया ना, flying object orbit, it's not as many believe. Certain lunatic journal power has highly doubtful there is. and ये dramatic irony है. उसको नहीं पता, हमें एज अ रीडर हमें पता है, बाद में उसको बाद में पता चलता है. वेरी नाइस माय डियर. ये वर्बल आयरनी है, उसका मतलब वो नहीं है. वो उसने पूछा था मेरा ब्रॉडकास्ट कैसा है, तो उसने कहा वेरी नाइस, जबकि वो नहीं था, हमें पता है बहुत शैलो था वो. ऑफ कोर्स आई डिड डैडी. जब उसने उसको पूछा कि तुमने देखा, उसने कहा हाँ मैंने देखा है, हालांकि आपको पता है कि उसने नहीं देखा था. वर्बल आयरनी, उसका वो मतलब नहीं है जो वो कह रही है. आई डोंट नो विल लव योर ब्रॉडकास्ट. आपको पता है ना वो क्या कह रही थी? उसको सिर्फ अपने हस्बैंड को वो उसकी तसल्ली के लिए कह रही थी. आपको पता है कि हमें तो बहुत ही पसंद है, इसके बगैर तो हम पता नहीं क्या कर जाते. फिर वो उसने कहा कि वो आई वंडर कि जॉन को किस चीज़ ने रुका हुआ है, वो पता नहीं किस चीज़ में बिजी होगा. तो वो कहता है सर्टनली नॉट वर्क. वेरी आयरॉनिक. वो कुछ भी कर रहा हो लेकिन काम नहीं कर रहा होगा. आयरॉनिक. अगेन ये ड्रामेटिक आयरॉनिक, गेट अप एंड गो वाला. आई नेवर कॉरल, आई मैरली रीजन. देन ग्रोइंग पीनट्स, सिचुएशनल irony. Then dramatic irony, the flying object is question is a meteor not a spaceship. आपको पता है कि वो फिर spaceship ही निकलती है, वो meteor नहीं था. dramatic irony हमें पता है एज एन ऑडियंस, उसको नहीं पता. ऑलराइट, उसके बाद the odds against being hit roughly million, ये फिर हो गया अगेन irony. ड्रामेटिक आयरनी, ये बच्चे मैंने सारे, अभी हम इसको सारे को देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. अभी मैं आपको जल्दी दिखा देती हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट करके मार्क कर लीजिएगा. आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट अ प्लेजर दिस इज़. मिस्टर अगेन आयरनी, कोई प्लेजर नहीं था. यू आर नॉट एन अमेरिकन आर यू. हाँ, ये अगेन व्हाट अ नाइस थॉट. ये भी वर्बल आयरनी की एग्जाम्पल है. I don't think your authorities will like that.
अगेन आयरॉनिक, हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. यहाँ पर एक और लाइन थी, वेरी वेरी. वेयर इज द मॉन्स्टर, रॉजर, हु इज दिस जोकर, फ्लाइंग सॉसर, you know, and look, Buster, I don't want to play games. The law requires it. Again, irony, the law requires it. All right. यहाँ पर था, I think he is wonderful, whoever he is. बाद में पता चलता है वो कितना wonderful था. Isn't it exciting? No, deliberately no. Then I'm sure that must be very interesting work. It wasn't otherwise. आपको पता ही है ना, जब प्ले आप पढ़ेंगे थॉरली आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी. यू could have guessed that. नहीं, ये नहीं. बच्चे, how nice of him, verbal irony. I want to know all about him. Full of, irony है statement उसका. Oh, I wish you wouldn't. Verbal irony again. Security demands dramatic irony, situational irony. इसके बाद okay, उसके बाद यहाँ पे we are all in the same boat. Either then here, you're not going anywhere, Mr. Creighton, until I've had my instructions. उसको आपको पता ही है, उसने तो इनविजिबल वॉल बना दी थी, वो बहुत एडवांस था, उसको उसकी इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार नहीं था. ये सिर्फ वो समझ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है. हमें पता है कि वो तो एडवांस है, तो वो तो कुछ भी कर गुजरेगा. आई सिंसियरली डाउट इफ़ यू कुड स्टॉप मी. अगेन आयरॉनिक स्टेटमेंट उसका, क्रिटन का. ओके, यू हैव नो इंटरेस्ट दैन इन. पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. विक्ड चिल्ड्रन, दैन इट्स नॉट अ ड्रीम, डियर लेडी, उसको कहता है जाके. अगेन आयरॉनिक स्टेटमेंट. ओके, नाउ question number 2. Why is Spalding unhappy about the relationship between John and Ellen? Question number first से पढ़ेंगे. What is ironic about Spalding's broadcast at the beginning of the play? क्या ironic था? Irony is a figure of speech or literary device used by the writer to create humor in the play, frequently, in which literal meaning of the statement is entirely opposite to intended meaning of the speaker. ऊपर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, जो वो कहता है उसका वो मतलब नहीं होता, उसके entirely opposite meaning उसके होते हैं. जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे प्ले में से देखते हैं. इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले वी सी, यहाँ पर पढ़ेंगे बेटे, मिस्टर स्पाल्डिंग रेफर्स जनरल पावर एज अ स्कॉलरली, स्मार्ट, विशनरी, अपडेटेड मैन. उसके बारे में वो इसी तरह का एक वो क्रिएट करता है हमारे दिमाग में एक इमेज कि वो बहुत स्कॉलरली है, स्मार्ट है, विशनरी मैन है, अपडेटेड है, जबकि बट लेटर ऑन वी ऑब्जर्व दैट ही वाज अ शैलो मैन हैविंग सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द थिंग्स अराउंड. उसको कुछ पता नहीं होता उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. Okay, then dramatic irony occurs when Mrs. Spalding claims stubbornly, I'm sorry, Mr. Spalding, not Mrs. Mr. Spalding claims stubbornly the flying object is a meteor. जब वो बार बार उसको कहता है कि नहीं ये meteor ही है, ये flying object जो है ये spaceship नहीं है, उस वक्त dramatic irony. While we know as a reader that it was a spaceship, then again he calls people lunatic who do not believe in general power, but later on they both were proven lunatic themselves. पहले वो लोगों को कहता है कि वो लोग जो यकीन रखते हैं कि ये स्पेसशिप हैं वो lunatic हैं, जबकि बाद में बिल्कुल इसका ऑपोजिट साबित होता है. क्या कि वो दोनों lunatic साबित होते हैं क्योंकि वो स्पेसशिप ही थी. Verbal irony occurs when Mrs. Spalding states about her husband's broadcast. Very nice my dear, जब वो कहती है. Alright, second question क्या है? Why is Spalding unhappy about the relationship between John and Ellen? Okay, alright. Roger Spalding is a superficial materialistic man. He is a crazy, यहाँ से पढ़ी हूँ बेटे, he is a crazy for fame also. On उसको यानी एक तो materialistic आदमी है, रुपए पैसे से मोहब्बत करने वाला, दूसरा वो fame, मशहूर होना चाहता है, शोहरत उसको पसंद है. On the contrary, जब इसके बरक्स John is an intelligent, hard-working and daring boy. हम देखते हैं who loves his daughter deeply, उसकी बेटी को भी पसंद करता है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रेव है. स्पेसशिप के पास फॉरेन चला गया था, नहीं डरा था. और जो बेटे ये होता है ना ग्रोइंग पीनट्स, वो कहता है ये फार्मिंग है, फार्मिंग इजंट एन ईजी जॉब एट ऑल, बहुत मुश्किल काम होता है, हार्ड वर्क रिक्वायर होता है, इसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है. इन स्पाइट ऑफ all these traits, he does not meet the criterion which Spalding has set for his son-in-law to be.
ان سب خوبیوں کے باوجود بھی وہ جو کرائٹیریا اس نے اپنی بیٹی کے شوہر کے طور پہ ایک سیٹ کیا ہے اپنے داماد کے لیے، وہ اس کے امیدوں پہ پورا نہیں اترتا، اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا. He wants his daughter to be married an ambitious man who can earn fame and fortune for her. وہ چاہتا ہے کہ کسی امیر ترین آدمی سے اس کی شادی ہو. He also criticizes John several times for growing peanuts, being sarcastic. اب یہ اس کے دل میں ویسے اس کے لیے نفرت بیٹھی ہوئی ہے، تو بینگ سرکاسٹک وہ ہمیشہ اس کو کرٹیسائز کرتا ہے کہ وہ تو صرف والنٹس پینٹس اگا سکتا ہے. فار آل دیز ورلڈ ریزنس ہی ہولڈز ایکسٹریملی نیگیٹو اوپینین اباؤٹ جان. بس انہی وجوہات کی بنا پہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا. Alright, question number 3, why did Cretan want to visit earth? کیوں زمین پر کا وہ آنا چاہتا تھا، وزٹ کرنا چاہتا تھا. Cretan calls himself a hobbyist. اس نے خود کے بارے میں یہ کہا تھا نا کہ وہ ایک hobbyist ہے. And to visit the earth is his hobby. He further says that he has been learning about earth since long. اس نے بتایا تھا کہ وہ بہت دیر سے اسٹڈی کر رہا تھا زمین کے بارے میں. In the end he reveals his mischievous plans to take over the world. آخر میں بتاتا ہے وہ اپنے جو شیطانی منصوبہ ہوتا ہے اس کو اینڈ پہ ایکسپوز کرتا ہے کہ وہ تو دنیا کے اوپر قبضہ کرنے ہے. Hence it is obvious that he wants to be an absolute ruler. پتہ چلتا ہے اس کے بیہیویئر سے کہ وہ ایک empire کریٹ کرنا چاہتا ہے اپنے لیے. Well, question number 4 is how is Cretan able to communicate with the people on earth? زمین پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح گفتگو کرتا ہے، communication کرتا ہے. Cretan is able to communicate with the people on earth due to his exceptional quality of mind reading. وہ اس کی جو mind reading کی quality ہے نا، وہ اس کے ذریعے سے which is in fact his superhuman sense of hearing. جو اصل میں ریڈر نہیں ہے وہ مائنڈ ریڈر، وہ اس کی جو سینس آف ہیئرنگ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ ذہن میں چلنے والی تھاٹس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. بسائڈس ہی نوز آل دا لینگویجز اسپوکن آن دا ارتھ. اور ایک بات اور یہ بھی کہ وہ دنیا کے اوپر جو بولی جانے والی جتنی بھی لینگویجز ہیں ان کے بارے میں وہ جانتا ہے. Question number 5 is describe the reaction of different characters to Cretan's visit. جو Cretan زمین پر آتا ہے وزٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پر ان کے گھر میں مسٹر اسپالنگ کے گھر میں جو لوگوں کا اس کی طرف اپروچ ہے وہ کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے اس کے ساتھ. In the beginning Spalding denies that Cretan was a man at all, as he calls him monster and creature. پہلے تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ کبھی اس کو monster کہہ رہا تھا، کبھی creature کہہ رہا تھا، اس کو لگتا ہی نہیں کہ وہ آدمی ہے. For Mrs. Spalding he was a pleasant looking man. جبکہ Mrs. Spalding اس کو بہت پسند کرتی ہے. John and Ellen both like him very much. وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں. They have chit chat with him. اس کے ساتھ بڑا اچھا سا وہ ایک بات چیت کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. He appears nice, sociable to all three of them. وہ ان تینوں کے لیے بھی پھر وہ بہت اچھا تھا، sociable تھا، friendly تھا. At first General Power does not take him serious. وہ اس کو پہلے تو سنجیدگی سے لیتا نہیں. He calls him a joker or an impostor etc. کبھی اس کو جوکر کہتا تھا، کبھی امپوسٹر کہتا تھا. He remains hostile to him from the beginning till end. شروع سے لے کے اینڈ تک اس کے وہ خلاف ہی رہتا ہے، hostile رہتا ہے. As he suspects him a spy from a rival country to enslave the Americans. اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی دشمن ملک سے آیا ہے امریکنس کو غلام بنانے کے لیے. In the end we see everyone turns to be friendly to him except for General Power. General Power کے علاوہ اینڈ پہ سب لوگوں کے ساتھ وہ friendly relations بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. So that was the question number 5. باقی بیٹے جو انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو میں ہم دو دفعہ کروانا چاہوں گی ان کو، جو باقی کویسچن رہ گئے ہیں 2 ویڈیوز کے اندر پورا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں سے سمجھ نہیں آئے گا اسکرین شاٹ کیجیے گا، اور اگر اس کے باوجود بھی کچھ ایسا ہو جو مشکل لگے اس میں کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھیے گا. آئی ول رپلائی. اوکے، اسٹے ٹیونڈ، اسٹے بلیسڈ ٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.